हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो प्यारे दोस्तों, 3 बज चुके हैं और जैसा मैंने कहा था कि 3 बजे से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आएगी। डेली आएगी। अगर आप लोग पसंद करते हो तो डेली आएगी। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हमने शुरुआत की है एलएलबी और बीएलएलबी, या फिर अगर आप क्लैट का भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो है। लीगल मैगजिम क्या होता है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। लीगल मैगजिम लीगल कहावतें होती हैं जो कि ग्रीक में, रोमन में ये सब लिखे होते हैं, और इनका सिंपल सा मीनिंग होता है छोटी वर्ड से बड़ी मीनिंग। याद रखना है आपको। अब चूंकि ये आपके एग्जाम में 10, कम से कम 10 पूछेगा, 15-20 भी पूछा है तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक नंबर से तकरीबन 400-500 रैंक का अंतर हो सकता है। तो ध्यान रखिए और आराम से पढ़िए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, बट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप इसे नोट कर लो अपने नोटबुक में। पहला है वॉक्स पोपुली। वॉक्स पोपुली का क्या मतलब है, देखियो। एक चीज मैं आपको याद करने का बेहतर ट्रिक बताता हूं। हर चीज को कनेक्ट कर दो। पॉपुली है तो पॉपुलर, पॉपुली पॉपुलर, हालांकि वो वर्ड वही से लिया गया है, पॉपुलर से ही। तो पॉपुलर सेंटिमेंट, द वॉइस ऑफ द पीपुल इज द वॉइस ऑफ द गॉड, ये कब यूज होता है समझो। सपोज दैट कोई क्राइम हो गया जिसमें बहुत सारे जो आम जनता है वो शामिल थे। सब लोगों ने एक पक्ष से केस लड़ना शुरू किया। केस लड़ने में एक पक्ष है आम जनता, दूसरी पक्ष है जो या तो सरकारी वकील है या फिर कोई दूसरा जिसका मर्डर हो गया है या कोई क्राइम हो गई है। लेकिन इसमें बात क्या है कि वो जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में अगर हम सोचें तो वो इसलिए उसका मर्डर हो गया क्योंकि वो एक, हो सकता है रेपिस्ट था, रेप करके जा रहा था, कोई लूट के दुकान जा रहा था। उस केस में पब्लिक सेंटिमेंट ने क्या किया, उसको पकड़ के, यूं कहते हैं ना कि धो डाला और वो मर गया गलती से। तो इस केस में जो जजमेंट दिए जाएंगे वो इसी के बेस पे दिए जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वॉक्स पोपुली याद कर लो। वॉक्स मतलब क्या होता है, सेंटिमेंट, और पोपुली मतलब पॉपुलर सेंटिमेंट, द वॉइस ऑफ द पीपुल, आदमी, मतलब कि जो इंसानों का आवाज माना जाता है कि वो भगवान का आवाज है, क्योंकि एक इंसान का नहीं है, बहुत सारे इंसान का है। द नेक्स्ट इज फेट अकम्पली। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। एक चीज और मैं बता दूं, मैंने 2021 के लीगल मैगजीन को डाल दिया है, देख लीजिएगा 2021 के एग्जाम में जो आया हुआ है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखोगे, इसमें से कई सारे उसमें आ गए हैं। तो आगे बढ़ने से वीडियो लाइक मैं चाहता हूं आप सब कर दो। फेट एकम्पली क्या है, अ थिंग अकम्प्लिस्ड एंड प्रिज्यूमेबली इरिवर्सिबल। मान लो कोई काम हमने ऐसा कर दिया जो अब उलट नहीं सकता है। अब किसी को एक थप्पड़ लगा दिया हमने, वो तो ऐसा उलट नहीं सकता ना। कोई ऐसा चीज तोड़ दिया उसका जो अब इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है ना। तो उसमें जजमेंट का ये बेस होता है कि जज कहेगा कि इट इज अ मैटर ऑफ फेट अकम्पली। क्या होगा कि ये पूरा नहीं हो सकता, फिर से आ नहीं सकता अपनी जगह पे। ठीक है। किसी की इज्जत चली गई, मान लो किसी ने, जैसे आपने पढ़ा होगा अरुण जेटली और उनके बीच में, अरविंद केजरीवाल के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। तो उनकी एक बार सेंटिमेंट हर्ट हो गई तो वो तो दोबारा नहीं आ सकती। तो इसलिए ये फेट एकम्पली मतलब क्या होगा, प्रिज्यूमेबली अ थिंग इक अकम्प्लिस्ड एंड प्रिज्यूमेबली इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है पैक्टा संड सर्वेंडा। इसको याद रखना सीधा, पैक्टा सर्वेंडा। सर्वेंडा बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको ये सारे लीगल मैगजीन की हिंदी वर्जन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो अगला पार्ट से जब मैं लेके आऊंगा तो कंप्लीट हिंदी भी इसमें रहेगा। ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चूंकि इंग्लिश में आता है तो इसके लिए अलग से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग चाहोगे तभी लेकर के आऊंगा। इसका मतलब है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। अ ब्रो कार्ड इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ठीक है। अब ये सिविल लॉ में क्या होता है कि दो व्यक्ति, मान लो दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हमें जाना है, कहां जाना है, हमें जाना है कहीं पे एक फैक्ट्री लगाने, और बाद में दूसरे को लगा कि नहीं यार इसमें तो घाटे हो रहे हैं तो मैं अब नहीं लगाऊंगा। तो वो क्या करेगा, फैक्टा संट सर्वेंडा के तहत उसकी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो चलेगी, और उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट वही है ताकि आपको उसे पूरा करना पड़े। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज डाइंग इंटी स्टेट। अब ये डाइंग इंटी स्टेट क्या है,
डाइंग एंटी स्टेट का मतलब होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल और रेफरेंस मेड टू हिज कंडीशन टू दिस कंडीशन। विल तो आप लोग समझ चुके हो, विल मतलब होता है वसीयत टाइप का कुछ बनाते हैं तो उसे विल लेते हैं ना, विल ही कहते हैं दरअसल। अब विल तो उसने बनाया, कोई भी व्यक्ति विल तो उसने बना दिया, उसमें उसने लिख भी दिया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी फला फला ट्रस्ट को जाएगी, किसी व्यक्ति को जाएगी, मेरे वंशजों में जाएगी, लेकिन कोई क्रिटिकल पॉइंट था उसका उसमें जिक्र नहीं था, तो वो डाइंग इंटी स्टेट में आता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल। मान लो उसने 30 फैक्ट्री थी उसकी, 29 का उसने वर्णन कर दिया कि 29 में से आधे आधे हमारे बांट लेंगे, लेकिन जो 30वां फैक्ट्री था उसका नाम उसने नहीं लिखा उसमें, तो कोई वैलिड विल उसका नहीं हुआ वो 30वें के लिए, है ना। और द रेफरेंस मेड टू दिस कंडीशन, तो उस कंडीशन के लिए कोई रेफरेंस उन लोगों के पास नहीं होगा, तो वो लीगल उसका मुकदमा चल सकता है। तो इस केस में क्या यूज करेंगे हम लोग, डाइंग इंटी स्टेट। द नेक्स्ट इज डी ज्योर, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है डी ज्योर और डी फैक्टो, दोनों को मैं आज क्लियर कर दूंगा। बाई राइट ऑफ राइट, डी ज्योर मतलब होता है, सिंपल सा याद रखना, वस्तुतः, ठीक है, सॉरी, डी ज्योर का मतलब होता है बाय राइट या ऑफ राइट बेस्ड ऑन लॉज और एक्शन ऑफ द स्टेट। बट डी फैक्टो का क्या मतलब होता है, वास्तविक रूप से। ये जो डी ज्योर होता है किसी के अधिकार से होता है, आप देखोगे तो राइट इसमें लिखा हुआ बाय राइट या फिर बेस्ड ऑन द लॉज और एक्शंस ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मैंने क्या बताया था, इन रियलिटी या एक्चुअली। अब डी ज्योर में क्या है ये समझो, सिंपल याद रखना है कि डी ज्योर क्या होता है कि कोई काम चलाऊं जब करते हैं तो उसे डी ज्योर में लेते हैं, लेकिन अगर कोई वास्तविक होता है डी फैक्टो, जैसे किसी जिले का डी ज्योर अगर डीएम होगा तो वो टेम्पररी होगा, ठीक है। बाई राइट होगा, उसको राइट दिया गया है जबरदस्ती, बेस्ड ऑन लॉज और एक्शन ऑफ द स्टेट, जबरदस्ती एक्शन के स्टेट के द्वारा दिया गया है, लेकिन वो वास्तविक कौन होगा, डी फैक्टो। जैसे डी फैक्टो रूलर हमारे देश के कौन होते हैं, पीएम होते हैं, लेकिन डी ज्योर हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। समझ रहे हो आप लोग, डी ज्योर का मतलब कई सारे मीनिंग होते हैं। द नेक्स्ट इज रिस जुडिकाटा, द मैटर ऑलरेडी सेटल्ड इन अ कोर्ट, फाइनली जज्ड मैटर विदाउट मैटर कैनॉट बी रेज्ड अगेन। देखिए रिस जुडिकाटा तब यूज करते हैं जब कोर्ट को लगता है कि ये मैटर तो मैंने सुलझा दिया था या इस टाइप का केस मैंने ऑलरेडी सेटल कर दिया है। इट मीन्स कि दो पार्टी में मुकदमा चल रहा था, काफी लंबे समय तक ये केस चला, फाइनली क्या हुआ कि लगा कि नहीं यार ये तो सारी चीजों पे बात हो चुकी है, डिसीजन भी दिया जा चुका है, तो जजमेंट में ये काफी मैटर करता है कि वो टाइम फिर से वेस्ट ना करें उसके चक्कर में। तो इसीलिए वहां कौन सा प्रोवर्ब यूज करते हैं, मैक्सिम कौन सा यूज करते हैं, काइंडली लिखते जाइए आप लोग कौन सा। अगर ये रिस जुडिकाटा को सब लोग चाहता हूं कमेंट में लिखो सब लोग, मुझे मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो कमेंट में आप लिखिए कि क्या यूज करते हैं और उसे दोबारा उठा नहीं सकते हैं। जैसे मैं बाबरी मस्जिद और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था राम जन्मभूमि, वो रिस जुडिकाटा के अंतर्गत आता है, उससे दोबारा रेज नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट इज बोना वैकेंसिया। वैकेंट मतलब क्या होता है, ऐसे ही याद होगा आपको, वैकेंट का मतलब होता है कोई नहीं है, खाली है, बिना मतलब के है। बोना मतलब होता है क्या, प्रॉपर्टी, बोनाफाइड, ऑनर, ठीक है, प्रॉपर्टी विदाउट ऑनर। वैकेंसिया का मतलब विदाउट हो गया, अब बोना मतलब हो जाता है बोनाफाइड कस्टमर कहते हैं ना, तो प्रॉपर्टी और ऑनर से इसे जोड़ लेना है। वैकेंसिया का क्या मतलब होगा, वैकेंट, वैसा प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं है या फिर कोई एक सिंगल मालिक नहीं है। पर्सोना नन ग्राटा refers to a foreign person whose entry or remaining in a country is prohibited by the country's government। ये यूज होता है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति हमारे देश में या किसी और देश में वो उस पर बैन लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं पर्सोना नन ग्राटा। जैसे पुतिन का मामला भी ले लेते हैं, पुतिन को अमेरिका ने बैन कर दिया है, तो वो क्या हो गया अमेरिका के लिए, पर्सोना नन ग्राटा। चीजों को एक दूसरे से जोड़ो, आपको याद हो जाएगा। देखिए लीगल मैगजीन की हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें 10, 12, 15 वीडियोज हैं, 1 घंटे से भी कम लगेंगे आपको, लेकिन सारा देख लो और सारा नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम से पहले सबकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पर्सोना नन ग्राटा किसको होगा, मान लो आपको पड़ोसी देश ने बैन कर दिया, आप अपने पे लो, आपको याद हो जाएगा, अभी की अभी याद हो जाएगा, बैन कर दिया, तो आप क्या हो गए, पर्सोना नॉन ग्राटा, ठीक है।
ipso facto, by the very fact itself, which means that a specific phenomenon is direct consequence of the action in the question instead of any previous action. कभी कभी होता है इसको भी वैसे ही लो, जैसे डी फैक्टो था वैसे ये इप्सो फैक्टो है, अलग है लेकिन ऐसा नहीं है सेम है। इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल फैक्ट होता है ना उसी पे बात करते हैं हम लोग। जैसे हम बताते हैं आपको, दुश्मनी थी किसी से, किसी दुश्मनी से हमने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जो वास्तविक रीजन था उस समय के झगड़े का वो कुछ और था। उसने कचरा डाल दिया मेरे घर के आगे, कचरा डालना इज अ सेकेंडरी थिंग। इप्सो फैक्टो में क्या है कि उसके और हमारे बीच में दुश्मनी चल रही थी। बात समझ गए आप लोग? तो ये 10 जो है लीगल मैगजीम आपके लिए मैंने रखे थे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो प्लीज से प्लीज डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। और लीगल मैगजीम और भी आएंगे 3 PM याद रखना। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा अगर हिंदी में चाहिए।